हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरा लेसन जो निर्देशांक ज्यामिति है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पर जो है आज हम लोग देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में केवल हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे कह लिया जाए कि इसकी भूमिका देखेंगे, इसका परिचय हम लोग देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है और निर्देशांक ज्यामिति की संरचना और इस पर जो है किसने इसके बारे में चर्चा किया हुआ था वो देखेंगे। ये हमारा अध्याय 3 है, तीसरा अध्याय हमारा है। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति की अगर बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति के सबसे पहले जनकदाता की बात करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक हैं वो कौन है? रेनी दकार्ते। और आप देखिएगा एनसीईआरटी किताब में रेने दकार्ते लिखा होगा, दोनों सही है। ये जो है निर्देशांक ज्यामिति के क्या है? जनकदाता है। और इन्हों को जो है इनका जनक माना जाता है कि निर्देशांक ज्यामिति की जनक यही है और इन्होंने ही निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया हुआ है। अब देखिए इन्होंने कुछ तथ्य लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखिएगा इनके कुछ तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए लिखा हुआ है तथ्य कि यहाँ पर लिखे ये फ्रांस के महान गणितज्ञ हैं, यानी जो रेन दकार्ते हैं ये फ्रांस के महान गणितज्ञ हैं और इन्हें निर्देशांक ज्यामिति का जनक माना जाता है। इन्हीं को जो है निर्देशांक ज्यामिति का जो है जनक माना जाता है। और ये क्या करते हैं कि प्रातः काल में बिस्तर पर जो है प्रातः काल में ये बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करते थे। जैसे कि ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं कि बिस्तर से निकलने का मन बिल्कुल नहीं करता रहता है, वैसे ही रेनी दकार्ते भी जो है बिस्तर पर लेटे रहना ज्यादा पसंद करते थे। कब? प्रातः काल में। अब ऐसा नहीं कि सो करके नहीं, जागने के बाद भी प्रातः काल में ये उसी बिस्तर पर लेटे रहना ज्यादा पसंद करते थे और उसी पर जो है चिंतन किया करते थे। देखिए, परंतु ये आलसी नहीं थे। देखिए मतलब बिस्तर पर लेटे रहते थे, लेकिन मतलब ये नहीं कि आलसी थे और ये कुछ करना नहीं चाहते थे, नहीं, उसी पर रह करके सोच विचार करते थे और नई चीजों का आविष्कार करने पर विचार किया। यहाँ तक कि इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति को जनक माना गया, जबकि देखिए इस पर लिखा कि ये लेटे रहना ज्यादा पसंद करते थे। और इनका क्या मानना था कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही चिंतित किया जा सकता था, मतलब सोचा जा सकता, बिस्तर पर जो है लेटे रहना, आराम से उस पर जो है विचार विमर्श किया जा सकता है, किसी भी चीज के बारे में विचार विमर्श करते रहते। फिर इन्होंने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल ढूंढ निकाला, यानी इन्होंने ही किसी गिलास को जो है किसी तल पर रखी हुई गिलास की स्थिति को बताने में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था रेनी दकार्ते कि इसको गणित के रूप में कैसे बताया जाएगा। उस चीज की इन्होंने पुष्टि की थी। कौन? रेनी दकार्ते या रेन दकार्ते, इन्होंने पुष्टि की हुई थी। अब उसके बाद देखिए फिर उसके बाद क्या लिखा गया, इसमें प्रयुक्त पद्धति को दकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है, यानी इसमें जो पद्धतियां प्रयोग की जाती हैं इन्होंने आविष्कार किया, इन्होंने इसके जनक माना गया, तो इनके सम्मान में जो है इनके जो भी इसमें समस्याएं थी सम्मान में इनको कार्तीय पद्धति के नाम पर रख दिया गया, जो पद्धति प्रयुक्त किया गया। अब देखिए इनका जो है चित्र दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये हमारे हैं रेनी दकार्ते, यही हमारे क्या है? रेनी दकार्ते। इनका देखिए जन्म हुआ था 1596 में, मृत्यु 1650 ईस्वी में हुई थी, यानी जो है लगभग जो ये है 56 साल जिंदा रहे। अब इसके बाद देखिए इसमें और भी जो अन्य चीजें आने वाली हैं उसमें क्या क्या हम लोग जो इसका प्रयोग करते हैं वो क्या क्या होगा। देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य में हम देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या आता है? ग्राफ आता है, इसके अलावा इसमें निर्देशांक आते हैं और इसके अलावा जो है इसके अंदर चतुर्थांश होता है और मूल बिंदु होता है, एक कार्तीय तल होता है। तो हम लोग एक एक बिंदु को यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताऊं कि ग्राफ क्या चीज होता है। देखिएगा ग्राफ,
अब ग्राफ के लिए मैं ये बताऊं कि यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले ग्राफ के लिए क्या करेंगे कि इसमें जो है एक लाइन खींचा जाएगा। इसमें दो कार्तीय तलों के बीच में जो है लाइन खींची जाती है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक क्षैतिज लाइन इस तरीके से खींचते हैं। क्षैतिज लाइन का मतलब यह है एक्स अक्ष पर जो है लाइन खींची जाती है, उसको हम लोग जो है क्षैतिज लाइन कहते हैं। अब इसको देखिए, हम लाइन ड्रा कर दे रहे हैं यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से ये लाइन ड्रा कर दिया हम लोगों ने, लाइन खींच दिया। और इसका मतलब ये जो है इधर भी जाती चली जाएगी और ये इधर भी जाएगी, तो यहाँ पर जो है तीर का निशान लगा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है अनंत दूरी तक ये लाइन खींची जा सकती है। फिर उसके बाद जो है ये क्षैतिज रेखा हो गई। एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी इस प्रकार से हम लोग खींच लेंगे स्केल की सहायता से। ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पर ऐसे ऐसे, और इस पर भी जो है उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर तीर का निशान लगा लेंगे। तीर का निशान का मतलब ये है कि इसकी सीमा जो है खत्म नहीं हुई, जितना चाहेंगे उतना इसको हम लोग जो है ले करके जा सकते हैं। ये होता है इसके अंदर। और इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है वाई अक्ष कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, और इसको एक्स अक्ष कहते हैं। ये चीज इसके अंदर हो गई। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती है। यहाँ पर इस वाले हिस्से पर देखिए, यहाँ पर ये लाइन क्या हो रही है, कट कर रही है दोनों लाइन। तो जहां पर ये दोनों लाइन कट करती हैं, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु इसको बोलते हैं। इसको मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु को किससे दिखाते हैं, ओ से दिखाया जाता है। मूल बिंदु किससे प्रदर्शित किया जाता है, मूल बिंदु को हम लोग जो है ओ से प्रदर्शित करते हैं। और इस पर जो है छोटे छोटे कॉलम की अगर बात करें, जैसे 1 2 इस तरीके से अगर हम लोग बना ली, इस पर इधर भी बना लिया जाएगा और इधर नीचे भी बना लेंगे हम लोग। इसी प्रकार से ऊपर भी होता है, मतलब चारों पर। ये हमारी वाई अक्ष की लाइन है, ये एक्स अक्ष की है। इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। अब इसके अंदर यहाँ पर अगर नंबर डालने की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1, फिर यहाँ पर 2, ये 3 और 4, इसी तरीके से हम लोग डालते रहेंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1, -2, -3। देखिए, जो इस लाइन के दाहिनी तरफ होगा वो प्लस में होगा, और जो इस लाइन के इस तरफ होगा बाईं तरफ, ये क्या होगा हमारा माइनस में। इसी तरीके से जो ऊपर नंबर डालेंगे वो हमारा क्या होगा, प्लस में, और जो नंबर नीचे डालेंगे वो हमारा हो जाएगा माइनस में। इस तरीके से ऐसे ये हो गया। अब इसके अंदर अगर कहीं पर किसी चीज की स्थिति को दिखाना होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम एक गिलास की स्थिति को ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया एक गिलास की स्थिति यहाँ पर है, और इसको बताना है कि इस गिलास की स्थिति क्या होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये होता है इसके अंदर कि इस पर से जो हम लोग इसकी स्थिति को दिखाने के लिए, मान लीजिए ये दीवार है, दीवार का ये क्या हमारा कोना है, ये एक दीवार है और एक दीवार ये है, ये दीवार का कोना है। अब इसकी इससे कितनी दूरी पर है, इससे कितनी दूरी पर इसकी स्थिति दिखाई दी जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ऐसे हम लोगों ने दिखा दिया, और फिर जो है इसको इस तरीके से मैंने दिखा दिया यहाँ पर ऐसे 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 ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर कोई ना कोई बिंदु प्राप्त होगा, तो जो एक्स अक्ष का बिंदु मिलेगा उसको पहले लिखा जाता है हमेशा, और जो वाई अक्ष का बिंदु मिलता है उसको हम लोग
बाद में लिखते हैं। ये हमारा क्या है, गिलास है। ये हम लोग जो है गिलास की स्थिति यहाँ पर देखेंगे कि गिलास की स्थिति में हम लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है। इस तरीके से जो है हम लोग हम ग्राफ को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अगर निर्देशांक की बात करें, देखिए ये ग्राफ हो गया। इसी में देखिए अगर निर्देशांक की बात करें तो निर्देशांक को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से, एक्स और वाई से। और इसमें जो x वाली भुजा, x जो होता है, x को क्या बोलते हैं हम लोग, x को भुज कहा जाता है। और y को क्या बोला जाता है, y को हम लोग जो है बोलते हैं कोटि। ये हो गया हमारा निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है, x और y को, मतलब अब गिलास की जो स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर, ये गिलास की जो स्थिति है इसके निर्देशांक को बता रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसमें x जो होता है उसको भुज और जो y होती है उसको कोटि कहा जाता है। अब इसके अंदर एक कंडीशन और बनती है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर बता रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक, ये मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, देखिए यही मूल बिंदु है। ये मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी नंबर अगर शुरू होता है तो 0 से शुरू होता है। एक्स अक्ष 0 से शुरू हो रहा है, इधर भी 0, इधर भी जाएगा तो यहाँ से 0 से शुरू होगा, 0 1 0 -1, 0 1 और 0 -1। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक को मिलता है वो हमको कितना मिलता है, वो मिलता है हम लोगों को 0 0। इस तरीके से हमें मूल बिंदु के निर्देशांक मिलते हैं। और ये हमारा हो गया निर्देशांक और ये हो गया मूल बिंदु। देखो यहाँ पर मूल बिंदु लिखा भी है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा हमारा, वो 0 0 हो जाएगा। और एक चीज और हम लोग देख ले रहे हैं, चतुर्थांश, और दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो कार्तीय तल है। अब मैं एक ग्राफ और बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ग्राफ बना करके बता रहे हैं कि कार्तीय तल और चतुर्थांश हम लोग कैसे देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक ग्राफ बना दे रहे हैं ऐसे, लाइन ही नहीं खींच रहा हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो है ऐसे जो हम लोग एक ग्राफ इस पर भी बना ले रहे हैं और इस पर बता रहे हैं कि कार्तीय तल और हम लोग चतुर्थांश देख लेंगे। अब देखिए हम लोगों ने बना लिया। अब इसमें भी सेम वही कंडीशन, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष, और ये हमारा जो है हमारा ये वाई अक्ष हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है हमारा मूल बिंदु, ये हमारा क्या ओ मूल बिंदु होता है। अब इसके अंदर जो कंडीशन हम बनाते हैं तो कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर ये हमारा क्या कहलाता है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष से जो घिरा इधर वाला जो होता है इसको फर्स्ट ऐसे लिखा रहता है, और ये हमारा होता है ये सेकेंड, और ये जो लिखा होता है इसको बोलते हैं थर्ड, और यहाँ पर लिखा रहता है फोर्थ। इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। ये पहला वाला हिस्सा ये क्या बताता है, ये वाला जो इधर का हिस्सा ये प्रथम चतुर्थांश होता है। इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो लिख दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। अब इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। और इसको बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरीके से होता है। और इसमें देखिए जो हमारा निर्देशांक का जो चिन्ह होता है, ये देखिए एक्स अक्ष पर इधर धनात्मक होता है, इधर भी धनात्मक होता है, तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है ये दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होता है।
और इसमें देखिए x अक्ष पहले हमेशा x अक्ष लिखा जाता है, तो x अक्ष इसमें क्या होता है माइनस में, और y अक्ष इधर क्या होता है इसमें प्लस हो जाता है। और इसमें देखिए तो x अक्ष माइनस में हो जाएगा, इधर जाएंगे x अक्ष माइनस में, इधर का लेंगे ये भी हमारा y अक्ष ये भी माइनस में हो जाएगा दोनों। और इसमें देखिए x अक्ष हमारा क्या हो जाता है धन, और इधर y अक्ष नीचे की तरफ है तो ये क्या हो जाता है हमारा माइनस। इस प्रकार से हम इसके जो चिन्ह होते हैं वो ऐसे होता है। जैसे कि अगर कोई बिंदु कहे लिख दे कि -2 और 3 ये किस चतुर्थांश में होगा, तो -2 और 3 देखो मिलाओ यहाँ पर किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से जो हम लोग चतुर्थांश को प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा चतुर्थांश। ऐसे व्यक्त किया जाता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश जो है हम लोग जानते हैं कि ये 4 प्रकार के जो हम लोग हमारे चतुर्थांश जो है होते हैं। और इन चारों को मिला करके देखिए यहाँ पर भी चतुर्थांश की बात आई थी, यहाँ पर लिखा था ऊपर, तो चतुर्थांश। और फिर उसके बाद जब हम देखते चतुर्थांश और इन जब चारों को मिला दिया जाता है तो चारों को मिला के जो तल प्राप्त होता है उसी तल को कार्तीय तल कहा जाता है। जैसे ये पूरा हमारा हिस्सा क्या, ये वाला पूरा, ये हमारा क्या है पूरा कार्तीय तल। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा है कार्तीय तल। इस पूरे को बोलेंगे कार्तीय तल। यानी ये पूरा हिस्सा जो ऐसे हमको दिखाई दे रहा है, चारों चतुर्थांश जितने में हम लोग यहाँ से लेकर के जितने में बनाए रहेंगे, इसी पूरे चतुर्थांश को हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। इस प्रकार से जो है ये निर्देशांक ज्यामिति का जो है ऐसे ऐसे इसके अंदर कंडीशन होती है, ग्राफ, निर्देशांक, बिंदु, उसके अलावा चतुर्थांश, मूल बिंदु और कार्तीय तल, ये सब इसके अंदर इसी तरीके से आते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो इसका इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन आप लोगों को जो है समझ आ गया होगा। और इसके बाद जो हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो उसमें हम लोग इसकी वीडियो को और इसके जो है क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, आगे के क्वेश्चन को देखा जाएगा। उम्मीद है कि इतना आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा।